जय हिंद दोस्तों। ट्रंप ने आखिरकार 25% टैरिफ इंडिया पर इंप्लीमेंट कर ही दिया और अगले 25% टैरिफ के लिए हमें 21 दिनों का समय दिया गया है। अब यह परीक्षा की घड़ी है कि इंडिया इस टैरिफ वार के अगेंस्ट किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। दोस्तों, आखिरकार ट्रंप चाहते क्यों हैं कि वो इतना भारी भरकम टैरिफ इंडिया पर लगाए, जबकि इससे पहले इतना टैरिफ उन्होंने सिर्फ ब्राजील पर लगाया हुआ है। चाइना को अमेरिका का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर माना जाता है, बट चाइना पर जो टैरिफ लगाया गया है वो इंडिया और ब्राजील के कंपैरिजन में काफी कम है। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देकर के वापस से सत्ता में आए थे। उन्होंने वहां के लोगों से वादा किया था कि मैं यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूंगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के साथ साथ अमेरिका को वापस से महान बनाऊंगा। अब डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में आए लगभग 1 साल से ज्यादा का टाइम बीत चुका है। चूंकि अमेरिका में राष्ट्रपति सिर्फ 2 ही बार व्यक्ति बन सकता है, तो डोनाल्ड ट्रंप का सेकंड और लास्ट कार्यकाल है और उसमें भी लगभग इनके पास 2 साल के आसपास टाइम बचा है। 2 साल के आसपास टाइम इसलिए बचा है क्योंकि जब नए प्रेसिडेंट के चुनाव शुरू होंगे तो उस 3rd ईयर के तुरंत बाद से ही नए प्रेसिडेंट का चुनाव स्टार्ट हो जाएगा। अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप 80 वर्ष के आसपास की उम्र है, तो डेफिनेटली तीसरा राष्ट्रपति इनकी पार्टी की तरफ से कोई और व्यक्ति डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो उस व्यक्ति के चेहरे पर ज्यादा बातचीत होने लगेगी। तो ट्रंप को ऐसा लगता है कि इनके पास लगभग 1.5 से 2 साल ही है जिसमें काफी बड़ा कुछ कर सके। तो ये इनकी हड़बड़ाहट है जिसमें ये तमाम देशों को अपनी शर्तों पर झुकाना चाहते हैं। ऐसा ही इन्होंने आज से पहले 1980 में भी किया था। 1980 में इन्होंने, जब जापान जो है ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बूम कर रहा था, उस टाइम पर इन्होंने इतने ही भारी भरकम टैरिफ्स वहां लगाए थे, बट ये उस समय जापान को रोक नहीं पाए। जापान आज भी एक छोटा सा देश होने के बावजूद भी वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज में से एक है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि अभी फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के सब करने के पीछे वजह क्या है। डोनाल्ड ट्रंप, हम जानते हैं कि पहले जो है बड़े रियल एस्टेट के बिजनेस से आते थे। फिर इन्होंने एक शो होस्ट किया। उस शो को इन्होंने लगभग 12-15 साल तक अमेरिकन टीवी पर चलाया और उस शो में इनका काम ही यही था कि नेताओं को बुलाओ, उनके साथ अभद्रता करो और उनको भेज दो। उससे उनका शो काफी पॉपुलर हुआ। वही चीज इन्होंने विश्व के कई सारे नेताओं के साथ में की है। जेलेंस्की के साथ में इनकी हॉट टॉक सारे दुनिया ने देखी। उसके बाद में जो है साउथ अफ्रीका के रामाफोसा जो वहां के हेड हैं, उनके साथ भी हमने इनकी जो है बातचीत देखी और कहीं ना कहीं उसी तरह का व्यवहार इन्होंने ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर लुला के साथ किया। तो ये चाहते थे कि इसी तरह से जब मैं थोड़ी दबाव वाली राजनीति करूंगा तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर दब जाएंगे। भाई साहब, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो दबाव में और ज्यादा निखरते हैं। तो ट्रंप जो है ये गलतफहमी में रहे कि मैं जितना प्रेशर डालूंगा इंडिया उतना दब जाएगा। इसीलिए बार बार डेडलाइन की बातें होती रही, पर इंडिया ने कहा कि भाई साहब, हम जो निगोशिएशंस करते हैं वो डेडलाइन के हिसाब से नहीं करते, इंडिया के इंटरेस्ट के हिसाब से करते हैं। तो हमें डेडलाइन की कोई परवाह नहीं है। इंडियन डेलीगेशन जो भी यहां से 2 बार 3 बार यूएसए गया, वो इंडियन डेलीगेशन बड़ा कॉन्फिडेंट होकर के गया क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप का उसको पूरा सपोर्ट था कि भाई साहब, हमें जो है किसी भी तरीके से डेयरी के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, फिशरीज के सेक्टर में अमेरिकन प्रोडक्ट्स की एंट्री नहीं होने देना है। उसकी एक बड़ी खास वजह गुजरात की कंपनी अमूल भी है, जो कि आज की तारीख में इंडिया में काफी बड़ा व्यापार करती है। अगर हम यूएसए के प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट इंडिया में एंट्री दे देते हैं तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट जो है वो फ्लडेड हो जाएगा यूएसए के प्रोडक्ट से। अब इसमें एक और बड़ी चीज थी, अमेरिका को समझ में आ गया कि भाई इंडिया किस चीज से इरिटेट होता है, किस चीज से चिढ़ता है। तो अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका ने पाकिस्तान को प्रमोट करना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम अटैक के दौरान हमने देखा कि इन्होंने कहा था कि भाई इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इंडिया पाकिस्तान के बीच झगड़े में नहीं पड़ेंगे। पर तीसरे ही दिन जब इंडिया ने जो है एकदम प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर अटैक किए और खासकर उन ठिकानों पर भी अटैक किए जहां यूएसए के कई सारे स्ट्रेटेजिक तैनातियां थी, वहां स्ट्रेटेजिक इनके इक्विपमेंट्स मौजूद थे, उन सारी जगह पर जब इंडिया ने अटैक किया तो ये उसी टाइम से मीडिएशन करने लगे। और जब पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर इंडिया सीज फायर के लिए रेडी हो गया तो उसके बाद लगभग 25 से 26 बार डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली यह कहा कि यह सीज फायर मैंने कराया। जब इंडियन पार्लियामेंट पर ऑपरेशन सिंदूर में डिस्कशन शुरू हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर डिस्कशन के दौरान इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह दिया कि भाई साहब, सीज फायर जो था वो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर नहीं हुआ था, सीज फायर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर हुआ था। इस बात का डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा बुरा लगा क्योंकि जिसके पास पावर होती है, पावर ऑफ इकोनॉमी, पावर ऑफ मिलिट्री, पावर ऑफ होल्ड ऑन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो उस व्यक्ति को बड़ा बुरा लगा कि भाई हम इतने पावरफुल हैं, इसके बावजूद भी इंडिया ऐसा कैसे कह सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल पीस प्राइज लेने का जो सपना था वो चकनाचूर हो गया।
इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई साहब, हम इंडिया पर इतना टैरिफ और पेनल्टी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये पुतिन से तेल खरीदना बंद नहीं कर रहे हैं और इंडिया इतनी भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है कि ये इनकी ऑयल परचेसिंग कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन वार को फ्यूल कर रही है। तो भाई साहब, सिर्फ इंडिया अकेला ऐसा देश नहीं है जो वहां से ऑयल खरीद रहा है। इंडिया के अलावा चाइना, जो आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, वो हमसे ज्यादा ऑयल रशिया से खरीद रहा है। और तो और नाटो का आपका मेंबर टर्की जो है वो भी वहां से ऑयल खरीद रहा है। तो भाई साहब, चाइना और टर्की वहां से ऑयल खरीद सकते हैं, इंडिया ना खरीदे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? जबकि हमें अपने 150 करोड़ लोगों के हितों का ध्यान रखना है। हमारे देश की महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हम वो सारे कदम उठाएंगे जो हमें उठाना चाहिए। तो बात यहां रुकने वाली नहीं है। अब बात चल पड़ी कि 25% टैरिफ तो उन्होंने लगा दिया, तो वास्तविकता में प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत होने वाली है कि हमारे एक्सपोर्टर्स जो है वो शिपमेंट में जल्दी कर रहे हैं कि भाई अभी जो टैरिफ लगा है उस टैरिफ के अंदर ही पहुंच जाए। साथ ही साथ कुछ बर्डन शेयरिंग की जा रही है कि एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों आपस में मिलकर के बर्डन शेयर कर रहे हैं। परंतु आज के टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखें तो लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर तक आईफोन का सबसे बड़ा सप्लायर जो यूएसए को था वो चाइना था, बट इस साल 2025 के सेकंड क्वार्टर में सबसे बड़ा जो सप्लायर आईफोन का हो गया वो इंडिया हो गया। अब डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहे हैं कि इंडिया से सारे काम बंद करो। अब यहां पर एक बड़ी बात ये आ रही है कि यूएसए के अंदर यूजुअली जो डेली वेजेस होते हैं 30 डेज के लिए लगभग वो $3,000 के आसपास है, जबकि इंडिया और इंडिया के जैसे दूसरे कंट्रीज में डेली वेजेस 30 डेज के लगभग $3,000 के आसपास है। तो डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी ये है कि छोटे टेक्निकल कामों के लिए वो इतने बड़े लोगों को कैसे इन्वेस्ट कराएंगे। ये सारी चीजें जो इंडिया से वहां एक्सपोर्ट हो रही थी उन सब का वहां पर प्रोडक्शन बड़ा ही मुश्किल है क्योंकि डेली वेजेस बहुत ज्यादा हैं। अब ये सिर्फ कर क्या रहे हैं, दो तरफ की तलवारें चल रही है। पहला तो कि भाई जो एक्सपोर्ट करना चाहता है उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर आ रहा है, और दूसरा वहां के जो लोकल लोग परचेसर है कहीं ना कहीं उनकी जेब पर भी इसका असर तो पड़ने वाला है। पर इन सब से ट्रंप को क्या लगता है? ट्रंप को तो लगता है भाई हमारे खजाने में पैसा आएगा, बात खत्म हो गई। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये कि अब जो है नया डेवलपमेंट हुआ है, इस नए डेवलपमेंट के अंदर जो चीजें हमको देखने को मिल रही वो ये कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है रशिया गए हुए हैं। रशिया में ही इनके भी यूएसए के भी एक डिप्लोमेट मौजूद है। तो कहीं ना कहीं यूएसए के डिप्लोमेट चाहते हैं कि भाई साहब ये यूक्रेन रशिया वार बंद हो जाए, रुक जाए, थम जाए, या तो इसको सीज फायर मिल जाए, ये टेम्पररीली कुछ दिन के लिए रुक जाए। अगर वास्तविकता में ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ इसलिए लगाया हुआ है कि हम उनसे ऑयल परचेस कर रहे थे और युद्ध को फ्यूल कर रहे थे, तो जब ये युद्ध रुक जाएगा, सीज फायर हो जाएगा, तो उसके बाद तो हम शायद वहां से परचेसिंग कर सकते हैं। तो इनको तुरंत ये टैरिफ हटाना पड़ेगा अगर ये वाकई उसी ने टैरिफ लगाया था तो। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात कि एससीओ की मीटिंग इस महीने के एंड में होने वाली है। इस महीने के एंड में जो एससीओ की मीटिंग होने वाली है उस मीटिंग के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का चाइना जाना फिक्स हो गया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर चाइना जा रहे हैं 6 साल के बाद में। गलवान का इतना बड़ा क्लेश हो जाने के बाद में पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। तो नया जो आरआईसी है, रशिया इंडिया चाइना रिक जो एसोसिएशन है, जिसकी मीटिंग्स पहले फ्रीक्वेंटली हुआ करती थी, ये एसोसिएशन रशिया इंडिया चाइना का जो एसोसिएशन है ये वापस से दम पकड़ रहा है और इसके लिए मजबूती के साथ फिर से खड़े हुए हैं ब्राजीलियन प्राइम मिनिस्टर लुला, जिन्होंने कहा है, ट्रंप ने लुला से कहा कि भाई मैं आप पे टैरिफ लगाया बट आप इन टैरिफ के लिए मुझे कभी भी कॉल कर सकते, कभी बात कर सकते। लुला ने कहा कि भाई साहब सुनिए, हम आपसे तो कभी भी बात नहीं करेंगे, अगर हमको बात करना होगी तो हम नरेंद्र मोदी से करेंगे, शी जिनपिंग से करेंगे या फिर पुतिन से करेंगे। तो कहीं ना कहीं ब्रिक्स कंट्रीज के चारों देश और उसके बाद में हमारे रामाफोसा जो साउथ अफ्रीका के, ये 5 कंट्रीज का एक शानदार अलायंस बन रहा है। हालांकि इंडिया ने पिछले 2 दशकों में अपनी फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया था, जिसमें हम कहीं ना कहीं यूएसए के साथ अलाई होकर के काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं यूएसए ने क्वाड और बाकी सारी चीजों के साथ इंडो पैसिफिक में इंडिया को काफी मजबूती और सपोर्ट देने का प्रयास किया था। बट चूंकि यूएसए अपने शॉर्ट टर्म गेन के लिए इतने बड़े स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस इंडिया के सामने थोप रहा है, तो यहां पर हमें देखना होगा कि इंडिया जो है इस रेसिस्टेंस का कितनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रिस्पॉन्स करता है। ना तो हमें इसमें अपने आप को अंडर एस्टिमेटेड दिखाना है, ना ही हमें ओवर रिएक्ट करना है। बट हाँ, चूंकि हमारे डिप्लोमेट्स और हमारी गवर्नमेंट के जो लीडर्स हैं वो इतने समझदार तो हैं, इतने मेटिकुलसली वो डिसाइड तो कर सकते हैं कि सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, और झुकना तो आखिरकार ट्रंप को ही पड़ेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में इसी तरह की इंफॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।